यानी पूर्ण संख्या इसको कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? वे संख्या जो यानी शून्य से शुरू होकर धनात्मक मान में अनंत तक लिखी जाती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्याओं का प्रतीक क्या होता है? डब्लू होता है। क्या होता है? डब्लू होता है। और पूर्ण संख्या का समुच्चय क्या होता है? तो मझले कोष्ठक में ये जो कोष्ठक है उसको क्या कहते हैं आप? मझला कोष्ठक। मझले कोष्ठक में 0 1 2 3 4 बाद में लिख आगे अनंत तक लगा दोगे तो ये क्या है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। आज से बाद में यानी आगे क्या है? प्राकृत संख्या है तो इसको किससे लिखा जाता है? एन से लिखा जाता है। कैपिटल एन से इसका प्रतीक है। और कहते किससे है? इसमें से जो 0 है उसको अपन हटा दें तो जो बाकी बची वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाएंगी? तो आपको पूछा जाए कि यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर धनात्मक मान में अनंत तक लिखी जाती हैं वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को n के द्वारा प्रदर्शित कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और प्राकृत संख्या का समुच्चय क्या होते हैं? तो मध्य क्वेश्चन में क्या करोगे आप? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं लिख दोगे। अब इसके बाद में अगला आता है पूर्णांक संख्याएं। क्या आता है? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं किसको कहते हैं? तो पूर्णांक संख्याओं को यानी जो प्रदर्शित करते हो तो कैपिटल I से करते हैं। किसे कहते हैं? कैपिटल I से। अपूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक मान दोनों में अनंत तक लिखी जाती है। धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको पूछा जाए कि यानी पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कैसे कहेंगे? कि वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर धनात्मक तथा ऋणात्मक मान में अनंत तक लिखी जाती हैं उसको क्या कहेंगे अपन? दूसरा इसकी परिभाषा इसे कहते हैं कि वे पूर्ण संख्याएं जो यानी वे पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों में होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे कहा जाए पूर्णांक संख्याओं को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो कैपिटल I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लिखिए तो ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। बीच में क्या होगा? 0, इस साइड में धनात्मक, इस साइड में ऋणात्मक। अगला जो आता है आपके पास सम और विषम संख्याएं। सम संख्या और विषम संख्याएं। तो सम संख्या किसको कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वे क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। वो जैसे 2 4 6 8 10 की ये क्या होती है? सम संख्या होती है। ऐसे विषम संख्याएं तो विषम संख्या किसको कहेंगे? विषम संख्या। तो किसको कहेंगे? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर एक शेष पर बचता है। 2 का भाग देने पर क्या होता है? एक शेष पर बचता है। वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग देने पर एक शेष पर रहता है वो क्या कहलाती है? कहेंगे उसको विषम संख्या। ऐसे आ जाता है यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो वे संख्याएं जिसमें स्वयं का और एक का ही भाग जाता है। वे संख्याएं जिसमें स्वयं का या तो या किसका भाग जाए? एक का ही भाग जाता है तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब वो कौन सी होती है? जैसे 3 2 3 5 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वे संख्याएं जिनमें यानी एक तथा स्वयं का ही भाग जाता है। एक तथा खुद का ही भाग जाता है। अब ये जितनी आप संख्या देख रहे हो इसमें या तो एक का भाग जाएगा या खुद का भाग जाएगा और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। वो सारी क्या कहलाती है? यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप देखा यहाँ अपन इसमें 9 नहीं लिया। तो 9 क्यों नहीं लिया? कि 9 में अपने के अलावा भी किसका भाग जा रहा है? एक और अपने अलावा भी 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है। वो क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? कि वे संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं का ही भाग जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर आता है भाज्य संख्या या उसको दूसरा नाम दिया जाता है संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। तो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या किसको कहते हैं?
तो वे संख्याएं जिसमें इन्हें स्वयं एक तथा इसके अलावा किसी एक संख्या का भाग जाता है, कोई भी एक संख्या का, ज्यादा हो जा सकता है, कम से कम एक संख्या का भाग जाता है, तो वो क्या कहलाती है? संयुक्त संख्या या भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो क्या बताया मैंने? वे संख्याएं जिसमें एक स्वयं तथा और अन्य एक और कम से कम अन्य एक संख्या का भाग जाता है, कम से कम एक अन्य संख्या का भाग जाता है, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जिनमें एक स्वयं तथा कम से कम एक अन्य संख्या का भाग जाता है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वो भाज्य संख्या जैसे सबसे छोटी जो 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है ना, फिर 14 है, फिर 15 है। तो ये सारी क्या है? भाज्य संख्या। आप इस सब में देखो खुद का भाग हो जाता है, एक का भी जाता है, लेकिन कम से कम एक अन्य संख्या का भी में भाग जाता है। तो जैसे आप 4 के लिए देखो, एक का भाग जाता है, 4 का जाता है, और किसका जाता है? 2 का भाग भी जाता है। तो ये क्या हुई? भाज्य। ऐसे ही 6 में 1 का 6 का तो जाता है, लेकिन 2 और 3 का जाता है। तो अपन को क्या करना है? कम से कम एक संख्या का जाना चाहिए, और कम से कम एक अन्य संख्या का भाग जाता है, तो क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, या उसको क्या कहते हैं अपन? संयुक्त संख्याएं। तो आवे उचित बिंदु कौन सी होती है? जैसे ये 3/4 है, ये तो उचित बिंदु है। अब ये जो 7/5 है, ये क्या है? अनुचित बिंदु है। ये जैसे आप देख लो 3 से ही 2/5 है, ये मिश्र बिंदु है। और अब आपको ये लिख दिया 2.5, ये दशमलव बिंदु है। तो आपको पूछा जाए पहले तो भिन्न किसको कहते हैं? तो वे संख्याएं जो अंततः हर के रूप में लिखी जाती हैं, भिन्न कहलाती हैं। वे संख्याएं जो अंततः हर के रूप में लिखी जाती है, वो क्या कहलाएंगी? भिन्न कहते हैं। अब उसके बाद में भिन्न कितनी प्रकार की होती है? तो भिन्न प्रमुख रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहली जो आपको देख रहे हैं वो है उचित भिन्न। अब उचित भिन्न किसको कहेंगे? वह भिन्न जिसका अंश है वो उसके हर से छोटा हो, अंश है वो उसके हर से छोटा, वो उचित भिन्न कहलाती है। उसका विपरीत वह भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो, वो अनुचित भिन्न कहलाती है। मिश्र भिन्न किसको कहते हैं? यानी वे भिन्न जो पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्याओं के योग के रूप में लिखी जाती हैं। तो यहाँ देख लो, ये तो जो 3 है वो तो पूर्णांक है, और ये क्या है? परिमेय है। या दूसरे इसको कहते हैं यानी उचित भिन्न, जिसमें पूर्णांक तथा उचित भिन्न के योग के रूप में लिखी जाती हैं। अर्थात ये जो संख्या है वो 3 और 2/5 का योग है, इन दोनों के योग के रूप की है। तो आपको गाजर मिश्र भिन्न किसको कहते हैं? तो वे भिन्न जो पूर्णांक तथा उचित भिन्न के योग के रूप में लिखी जाती हैं, वो क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। और दशमलव भिन्न किसको कहते हैं? वे भिन्न जिसको दशमलव के रूप में प्रकट किया जाता है, वे वो कहलाती है दशमलव भिन्न कहलाती है। तो यहाँ इस प्रसार ज्यादा किसका चलता है? परिमेय संख्या। तो अब यहाँ परिमेय संख्याओं का तो छोटी क्लास में काफी पढ़ते हैं, यहाँ ज्यादा आप किसका अध्ययन करें? परिमेय संख्याओं करें। अब परिमेय संख्याओं का आपको उदाहरण बता दिया, तो उदाहरण में क्या होता है? जो पूर्ण वर्गमूल की संख्या नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अर्थात जहाँ वर्गमूल में ये जो संख्या अंदर आती है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो सारी अपरिमेय होंगी। जैसे आपने यहाँ 2, 3, अब 4 नहीं लिखा, 4 ने क्यों लिखा? 4 का वर्ग 5, यानी कितना होता है? 2 होता है। फिर 5, 6, 7, 8, 9 नहीं होगी। बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं होगी, क्योंकि 16 का पूर्ण वर्ग होता है। तो जो भी कोई भी संख्या पर आप वर्ग का चिन्ह लगा दो, सिर्फ कौन सी को? पूर्ण वर्ग को छोड़कर पूर्ण। अब आपको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का जोड़ भागी गुणा भाग आना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे आप मानिए साधारण संख्याओं का अर्थात परिमेय संख्याओं का जोड़ भाग गुणा भाग जो क्लास में सीखा है, वैसे अब आपको क्या करना है कि अपरिमेय संख्याओं का भी जोड़ भागी गुणा भाग कैसे करते हो, तो वो आपको देखना है। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं जोड़ के बारे में। क्या करेंगे? जोड़ कैसे किया जाएगा, बाकी कैसे की जाती है। तो जैसे आपको ये कहा जाए कि 2 वर्गमूल 3 + 3
वर्गमूल 3 इसका योग बताइए। तो क्या कहे, अपन क्या करें, अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग करें, उनमें सबसे पहले आप इसका करें जोड़ करें, यानी योग पढ़ के अपरिमेय संख्या कैसे करते हो। तो अब पहले आपको ये दे रखे कि इनका योग बताइए। तो इनका योग वैसे होगा जैसे अपन बीजगणित में करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ और बाकी वैसे होगी जैसे बीजगणित में अपन करते हैं। तो अब यहाँ वर्गमूल 3 है, यहाँ वर्गमूल 3 है, अर्थात जैसे आप यहाँ 2 अक्ष यहाँ 3 अक्ष होते तो कितने अक्ष होते, 5 अक्ष होते। तो वैसे आपको यहाँ अंदर वाले वर्गमूल के अंदर संख्या है उनमें जोड़ और बाकी को उसको नहीं देखना है, सिर्फ उसके सामने वाली संख्या है उसका ही जोड़ और बाकी करना है। तो अब यहाँ इनको कुछ नहीं देखना, आपको सामने यहाँ कितने 2 है, यहाँ कितनी है 3 है, तो इनका जो योग आएगा वो क्या आएगा, यानी 5 वर्गमूल 3 कितना जाएगा, 5 वर्गमूल 3। तो ये तो कितने 2 है, ये कितने 3 है, तो सामने जो संख्या है उसी को जोड़ोगे, यहाँ आगे वर्गमूल में कितने उसी संख्या को कोई जोड़ना नहीं है। जैसे आप 2 अक्ष में 3 अक्ष जोड़ते हो, कितना करते हैं आप 5 अक्ष करते हैं, अक्ष से थोड़ा जोड़ते हैं, अक्ष की पावर थोड़ा जोड़ते, तो वैसे यहाँ पे जैसे आप दूसरी संख्या आपके पास ये है, यानी 4 वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 5, ये आपको टोटल बताना है इसका। तो इसका टोटल कितना होगा, यहाँ इसके साथ में संख्या कितनी है 4 है, यहाँ इसके साथ में आपको संख्या नहीं दिख रही है तो कितनी मानोगे उसको 1 मान में। जैसे अक्ष के साथ में आप एक तो 3 अक्ष लिखा हुआ है और दूसरा अक्ष लिखा हुआ है, तो यहाँ तो संख्या आपको दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है, कितनी होती है 1 होती है। तो वैसे आप यहाँ क्या करोगे, जिसमें साथ में संख्या नहीं दिख रही है वहां 1 रखना है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 के 4 कितने हो गए 5, इसका जो टोटल है वो कितना हो गया 5, इससे वर्गमूल 5 हो गया, 5 वर्गमूल 5। ऐसे बाद में यहाँ जो संख्या समान होती है ना, अर्थात जिसको अपन बीजगणित में सहज आके बोलते हैं, उनका तो जोड़ बाकी गुणा भाग किया जा सकता है। जो सहज आके नहीं होती है उनका जोड़ बाकी गुणा भाग इसमें भी नहीं किया जाएगा। जैसे आपको ये कहा जाए कि 2 वर्गमूल 3 प्लस यानी 3 वर्गमूल 5 का मान बताइए, 2 वर्गमूल 3 तथा 3 वर्गमूल 5 का मान बताइए। अब इसका आपको जोड़ बताना है, तो इसका कोई जोड़ नहीं हुआ, यही जोड़ होगा उसका। जैसे आपको ये कहा है ना 3 अक्ष प्लस 5y का जोड़ बताइए, तो इसका क्या जोड़ करोगे, यही जोड़ होगा, क्योंकि अक्ष में अक्ष जुड़ सकता है, y में y जुड़ सकता है। वैसे ही वर्गमूल 3 में सिर्फ वर्गमूल 3 ही जुड़ेगा और कोई संख्या नहीं जुड़ेगी, वर्गमूल 5 में वर्गमूल 5 ही जुड़ेगा और कोई संख्या नहीं जुड़ेगी। तो इसका योग भी क्या है, ये 2 वर्गमूल 3 प्लस 3 वर्गमूल 5 है, उसका आगे कोई इसका योग नहीं होगा। अर्थात जैसे अपन बीजगणित में सहजात के पदों का जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, वैसे ही अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग किया जाता है। ऐसे अब अपन है, जैसे आपको घटाना है तो घटाओगे, जैसे यहाँ 5 दे दिया, 5 वर्गमूल 3 में से आपको ये घटाना है, तो घटाने में वही आप क्या नहीं करोगे, ये जो संख्या उसको कोई जाने दे, कोई बाहर जितनी संख्या है उनको ही आपको घटाना है। तो 5 में से 3 को घटा दो, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। ऐसे यहाँ वर्गमूल 4 वर्गमूल 5 में से वर्गमूल 5 घटाओगे तो यहाँ 4 में से यहाँ कितनी संख्या है 1 है, वो घटाओगे तो घटाने में कितना बच गया है 3 बच गया। आज जैसे यहाँ इसमें घटाओगे तो इनका कोई घटाना जोड़ना नहीं होगा, ये ऐसा ऐसा आप लिख दोगे क्योंकि ये सहज आती है नहीं। तो सिर्फ क्या होगा, समान जो अपरिमेय संख्या होगी उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग होगा, ऐसा मान में जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं होगा। कि सहज आती है उन्हीं का अपन जोड़ बाकी गुणा जोड़ और बाकी करेंगे, गुणा तो होता है भाग भी होता है, लेकिन जोड़ और बाकी किसका करेंगे, जो सहज आती है उनका ही करेंगे, सहज आती नहीं उनका नहीं किया जाएगा। उसका जैसे आपको दिया गया है वैसा वैसा उसका मान लिखो। जैसे आपको कह दिया 2 वर्गमूल 3 में यानी 3 वर्गमूल 5 घटाइए, तो आप इसमें सिर्फ माइनस का चिन्ह लगा दो, ये घट गया बस इतना ही, ये क्या हो गया उसका बाकी हो गया। जोड़ना है वैसे जोड़ के बता दो। अब गुणा में जरूरत है, आप गुणा कर देखो तो ये तो क्या हो गया जोड़ बाकी गुणा ना। अब गुणा में जैसे आपको ये कहा जाए 2 वर्गमूल 3 गुणा 3 वर्गमूल 3 को गुणा कीजिए, गुणा। तो इसमें अब क्या होता है, जैसे बीजगणित का अपन करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। पहले यहाँ की जो संख्या इससे गुणा होगी तो इसको इससे गुणा करो, फिर आ गया से आ गया, फिर गुणा में इसको इससे भी गुणा करते हैं। जैसे आपको ये 2 से गुणा 3 आता नहीं, तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, फिर इसको इससे भी गुणा करते हैं। और गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं,
जैसे यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर आ गया। तो वैसे ही अब यहाँ क्या करेंगे, पहले 2 को 3 से गुणा 6 आ गया, फिर वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 9 का 3 लिख देंगे। अर्थात अब ये बात भी आप हमेशा याद रखो कि दो समान अप्रमेय संख्या को गुणा करने पर क्या आ जाते हैं, एक वही प्रमेय संख्या आ जाती है। तो अब यहाँ कोई अपन क्या करें, इसलिए वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा 3 आ गया, आप दोनों का गुणा कर दो, वो उसका उत्तर हो जाएगा, फिर होगा फिर 18। अर्थात 2 वर्गमूल 3 और 3 वर्गमूल का गुणनफल कितना होगा, 18 होगा। अब ऐसे ही ये तो हो गई समान में। अब असमान में अपन देखें, जैसे यहाँ 3 वर्गमूल 5 गुणा, दूसरा आपको दे दिया 2 वर्गमूल 3, अब इसको गुणा करो तो पहले वही 3 को 2 से गुणा कितना आ गया, 6 आ गया। अब उसके बाद में ये भी गुणा होंगी, ये भी क्या होंगी, गुणा होंगी। अब इसमें नहीं क्या, इसको गुणा मत करो, इसको करो, और 5 को 3 से गुणा करो, कितना आ गया 15, और 15 पर यहाँ वर्गमूल का चिन्ह करो, तो कितना मान हो गया इसका कि 6 वर्गमूल 15, 6 वर्गमूल, अर्थात गुणा में जैसे आप ये लिखते हैं 3 अक्ष और 2y को गुणा किया कितना लिखते हैं अपन 6 अक्ष y, ऐसे लिखते नहीं, 6 अक्ष y, जो बीच में चिन्ह उनको हटा देते हैं। तो वैसे यहाँ इसमें गुणा किया करते हैं अप्रमेय संख्याओं में कि दोनों को पहले दो बाहर जो संख्या दे रखी है उसको गुणा कर लो, फिर जो अंदर है उनको भी गुणा करो, वो गुणा वर्गमूल में लिख दो, लिख दो वर्गमूल में लिख दो। दूसरी जैसे ये आपके पास -3 वर्गमूल 7 गुणा 2 वर्गमूल 5, तो पहले या 5 वर्गमूल 5, तो पहले 3 को 5 को गुणा कर लो तो माइनस के कितना हो गया 15। अब 7 को 5 को गुणा करो तो कितना हो गया 35, इसमें किसका चिन्ह होगा, वर्गमूल का। ऐसे ही वर्गमूल की जो अंदर वाली संख्या वो भी गुणा होती है, वो क्या होगी, गुणा होगी। अब भाग में आप देखोगे तो भाग में वही जिसमें समान, पहले तो जो बाहर है उनको भाग दोगे, जैसे आपको ये दे दिया कि 2 वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का भाग देना है, वर्गमूल 3 का, तो यहाँ भाग पर आ गया 2 बार, क्यों कि वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का भाग दिया, 1 बार गया। अब वो 1 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे आपको एक आ जाए कि 2 में वर्गमूल 2 का भाग दीजिए, 2 में वर्गमूल 2 का भाग दीजिए, तो अब यहाँ वर्गमूल 2 बार जाए, वर्गमूल 2 बार जाए, क्यों जाएगा, तो उसका कारण देखो आप, इसी 2 के स्थापन क्या करें मैंने, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कर दिया, क्यों समान है प्रमेय संख्या गुणा करने पर क्या आती है, वही प्रमेय संख्या आती है। अगला वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करना आएगा 2 आएगा। अब नीचे कितना है, वर्गमूल 2 है। अब एक तो कट गया, क्या आ गया, वर्गमूल 2 क्या गया, वर्गमूल 2 आ गया। अब ये बात एक के लिए लागू नहीं है, सभी के लिए याद रखो। जैसे अभी आपको बताया कि समान प्रमेय संख्याओं को गुणा करने पर वही प्रमेय संख्या आती है, वैसे ही आप याद रखोगे कि ऊपर तो क्या हो प्रमेय संख्या हो, नीचे वही अप्रमेय संख्या हो, तो भाग देने पर वही अप्रमेय संख्या आती है। देखा, किसी भी प्रमेय संख्या में उसी अप्रमेय संख्या का भाग देने पर वही अप्रमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात जैसे आपको यहाँ तो हो गया, दूसरा 3 में वर्गमूल 3 का भाग दोगे तो वर्गमूल 3 आएगा, 5 में वर्गमूल 5 का भाग दोगे तो वर्गमूल 5 आएगा, 7 में वर्गमूल 7 का भाग दोगे तो वर्गमूल 7 आएगा। अर्थात क्या कह रहा हूं मैं, किसी प्रमेय संख्या में उसी प्रमेय संख्या का भाग देने पर वही प्रमेय संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि वो क्या है प्रमेय संख्या। आप कितने भी आप ले लो, जैसे आप 10 में वर्गमूल 10 का भाग दोगे तो वर्गमूल 10 आ जाएगा। अब ऐसे 17 में वर्गमूल 17 भाग दोगे तो क्या आएगा, यानी वर्गमूल 17 आएगा। इस प्रकार से आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना है कि प्रमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे किया जाएगा। अब इनमें अगर बड़ा भाग देखो, जैसे आ गया 6 वर्गमूल 5 है बटा 3 वर्गमूल 2 आया, तो अब यहाँ तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ जा रहा है तो भाग दोगे और दिया कितना आ गया 2 बार, तो 2 वर्गमूल 5
बटा वर्गमूल 2 लिख दो। ये इसका भागफल आ गया, ये इसका भागफल आ गया। आगे यहाँ पे अगर कोई संख्या भागदार है तो वो यहाँ भी दे दो। तो ये भाग में क्या होगा, भाग संख्या भाग क्या दोगे, अंदर की संख्या अंदर का भाग दोगे। जैसे अब आपको दूसरा ये दे दिया 3 वर्गमूल 15 बटा 2 वर्गमूल 5, ये है। तो आप 3 में तो 2 का भाग नहीं कर रहे, तो इसको ऐसा लिख लो 3 बटा 2 लिखो। लेकिन 15 में किसका भाग दे रहा है, 5 का दर है, तो यहाँ वर्गमूल 3 कर दो। क्या कर दोगे, 3 आ गया, भाग 15 में 5 कर दिया, 3 आ गया, वो वर्गमूल 3 कर दो। तो इसका भाग कितना आ गया, 3 बटा 2 वर्गमूल 3 हो गया। तो इस प्रकार से भाग की प्रक्रिया करो। तो ये सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या में जोड़ बाकी गुणा भाग। अब आगे एक आप ये भी देखो कि इनको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संयुक्त कर दिया जाता है, तो परिमेय संख्या का जो मान है उसमें उसका परिवर्तन हो जाता है। आप पहले ये बात रखोगे कि किसी भी परिमेय संख्या में, जैसे परिमेय संख्या 2 बटा 5 है, उसमें वर्गमूल 2 जोड़ दिया, तो वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्या करें, मैं किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर जो संयुक्त यहाँ संख्या बनेगी, सारी जो संख्या बनेगी वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कि एक परिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग पर कौन सी संख्या होगी, तो आप बताओगे अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या बताया, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। क्या बता रहा हूं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब ये बात किसी में भी जोड़ में नहीं, बाकी में हो, गुणा में हो, भाग में हो, कैसे भी हो, तो उनमें अपरिमेय संख्या होगी। बता, जैसे आपको ये दिया जाए 3 बटा 4 माइनस वर्गमूल 3, अब ये बताओ कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपको ये कहा जाए 3 गुणा वर्गमूल 5, इनका गुणनफल कौन सी संख्या होगी, तो वो क्या होगी, 3 वर्गमूल 5 होगी, वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे बाद में कहा जाए कि 3 बटा वर्गमूल 7, अर्थात 3 में वर्गमूल 5 का भाग दे दिया, अब ये जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो अब आपको क्या कहा जाए, चाहे जोड़ा जाए, चाहे भाग की जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, जो नई संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। अब इसका उल्टा भी कर लिया जाए, पहले अगली बार कौन सी ले ली जाए, परिमेय संख्या ले ली जाए, दूसरी क्या ले ली जाए, अपरिमेय ले ली जाए, दूसरी बार क्या ले ली जाए, परिमेय ले ली जाए। तो आज जैसे इनका टोटल होगा तो वो इन संयुक्त संख्या जो होगी अपरिमेय होगी, चाहे पहले परिमेय और बाद में अपरिमेय हो, चाहे पहले तो क्या हो अपरिमेय और बाद में परिमेय हो। इसमें क्या है, पहले परिमेय और दूसरी अपरिमेय, तो होगी क्या, अपरिमेय होगी। अर्थात गुणा में भी कैसे होता है, भाग में भी कैसे हो, चाहे बाकी में भी कैसे हो। बाकी जैसे आपको ये यहाँ कैसे लगा है, ऐसे आपको दे दिया वर्गमूल 7 माइनस 2। अब बताइए कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अर्थात अब आपको एक ही ध्यान रखना है कि जहां जिस संख्या में आपको वर्गमूल का चिन्ह दिख जाए और उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। अब बीच में चाहे जोड़ भाग गुणा भाग का कोई भी चिन्ह का हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि चाहे जोड़ का चिन्ह लग रहा है, चाहे गुणा का लग रहा है, चाहे भाग का लग रहा है, चाहे बाकी का लग रहा है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको देखो कि जो भी आपको, जैसे अब यहाँ मैं ये लिखता ये, तो अब ये अपरिमेय संख्या नहीं, क्यों नहीं है, इसका मान आता है 3 माइनस 2 बराबर ये है इसका मान। तो जहां पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, अब बाकी किसी संख्या के वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। आगे ये तो लिखा क्या हुआ, जोड़ भाग गुणा भाग। अब इसके बाद में आगे आता है परिमेयीकरण करना, यानी जो अपरिमेय संख्या होता है उसका परिमेयीकरण करना किसको कहते हैं वो आपको देखना है। जैसे आपको ये संख्या दी 2 बटा वर्गमूल 3 दी, और बाद में इसका आपको कहा गया परीक्षा में, यानी 2 बटा वर्गमूल 3 का परिमेयीकरण कीजिए। क्या कहेगा, 2 बटा वर्गमूल 3 का परिमेयीकरण कीजिए। तो वो परिमेयीकरण क्या है, किसको कहते हैं परिमेयीकरण। तो पहले आपको ये ध्यान है कि ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आपको वर्गमूल का चिन्ह दिख रहा है और चिन्ह दिखने के बाद उसका देखा कि पूरा वर्गमूल का मान नहीं आ रहा है उसका, तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या है।
तो क्यों भाग में वो कैसे भी हो, जोड़ भागी गुणा भाग में कैसे भी हो, वो अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ ये एक अप्रमेय संख्या है, उसका आपको क्या करना है, प्रमेयीकरण कराना है। और प्रमेयीकरण करने का मतलब क्या होगा, किसी भी अप्रमेय संख्या के, किसी भी अप्रमेय संख्या के हर को, तो हर यहाँ क्या है, वर्गमूल 3 है। किसी प्रमेय संख्या के हर को प्रमेय संख्या में बदलने की क्रिया को प्रमेयीकरण कहते हैं। क्या बताया मैंने, किसी प्रमेय संख्या के हर को, यानी किसमें, प्रमेय संख्या में बदलने की क्रिया को, किसी अप्रमेय संख्या के हर को प्रमेय संख्या में बदलने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्रमेयीकरण कहते हैं। आपको कैसे प्रमेयीकरण किया जाता है, देखो जो आपको दिया गया है वो संख्या को वैसा वैसा लिखो, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ जो संख्या है उसी को ऊपर नीचे गुणा करो, उसी को क्या करो, ऊपर है उसके अंश से भी गुणा कर दो और उसके अंश से भी गुणा कर दो। आप गुणा करें, ऊपर तो क्या आ गया, 2 वर्गमूल 3 आ गया, नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये 3 क्या हो गया, क्या हो गया, वो प्रमेय संख्या हो गई। तो मैंने क्या बताया, किसी एक प्रमेय संख्या के हर को प्रमेय संख्या में बदलने की क्रिया को प्रमेयीकरण कहते हैं। ओके, अब ऐसे आपको ये तो एक संख्या थी, ज्यादा संख्या लेता है तब क्या होता है, देखो जैसे 7/2 माइनस वर्गमूल 3, और इसको कहते हैं इसका प्रमेयीकरण कीजिए। इसे क्या करना है, आपको प्रमेयीकरण करना है। दो एक थी तो ऊपर नीचे उसी गुणा कर दिया अपन, जो यहाँ आई थी उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अगर 2 देगा तो आपको क्या करना है, तो वो यहाँ पहले तो उसी संख्या को वापस लिखो, 2 माइनस वर्गमूल 3। उसके बाद में आप क्या करोगे, वो उसके अंश और हर को यहाँ जो संख्या रखी है उसका चिन्ह विपरीत लेते हुए गुणा कर दो। तो यहाँ किसका चिन्ह है, यहाँ माइनस का, तो अब ऊपर में और नीचे प्लस का चिन्ह लेते हुए उससे गुणा कर दो। किसे गुणा करें अपन, यहाँ किसका चिन्ह था, ये माइनस का था। अब ऊपर नीचे किससे गुणा करें, जो चिन्ह माइनस का था प्लस का लेते हुए गुणा कर दिया, और प्लस का हो तो माइनस का लेते हुए गुणा कर देंगे। अर्थात जो यहाँ चिन्ह होगा उसको विपरीत देते हुए अपन गुणा करेंगे, तब अब यहाँ का है वो बदल जाएगा। वो देखो अब कैसे बदलेगा, पहले आवे गुणा करना है तो पहले 7 को 2 से गुणा करो, कितना आ गया 14। फिर 7 तो यहाँ की संख्या है 1 है, 1 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 7। अब वर्गमूल 3। आप नीचे वाले को गुणा करो, तो नीचे वाले को गुणा आप करते हैं तो वही आप जैसे बीजगणित में गुणा करते हैं वैसे गुणा कर देना है। बीजगणित में करते हैं ना अपन गुणा, तो वैसे भी गुणा कर देना है। एक मतलब माइनस का, दूसरे में प्लस का। पहले 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर 2 को इससे गुणा किया तो माइनस का 2 वर्गमूल 3, फिर इसको इससे गुणा किया तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो प्लस का 2 वर्गमूल 3, फिर प्लस माइनस का आ गया माइनस, इसको इससे गुणा किया कितना आ गया 3। कैसे आया वो 3, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो आप हमेशा ध्यान रखोगे समान संख्या हो, समान संख्या से गुणा करेंगे तो वही वर्गमूल हट जाता है और वही संख्या वापस आ जाती है। अब यहाँ देखो ये प्लस का 2 वर्गमूल 3 है, ये माइनस का 2 वर्गमूल 3 है, तो घटाया 0 बचा। अब आपके पास क्या बचा, उत्तर ये बचा 4 माइनस 3। अब उसके बाद में 14 प्लस का 7 वर्गमूल 3 बटा 1। अब ये क्या आ गया, प्रमेय संख्या आ गई। तो इस प्रकार से आपने क्या करते हैं, इस संख्या का वो प्रमेयीकरण कर दिया। तो अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि प्रमेयीकरण किसे कहते हैं। कोई भी आपको तो देगा कि निम्न अप्रमेय संख्याओं का प्रमेयीकरण कीजिए, निम्न अप्रमेय संख्याओं का प्रमेयीकरण कीजिए। तो पहले प्रमेयीकरण का जैसे आपको कहता है तो आपको दिमाग में आना चाहिए प्रमेयीकरण किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, किसी अप्रमेय संख्या, ये क्या है अप्रमेय संख्या, किसी अप्रमेय संख्या के हर को प्रमेय संख्या में बदलने की क्रिया को ही प्रमेयीकरण कहा जाता है। अब अगर वो हर में एक ही पद हो, हर में क्या यहाँ एक ही पद हो तो उसी को ऊपर नीचे गुणा कर दो। अगर उसमें 2 पद हो, उसमें 2 पद हो तो बीच वाले चिन्ह को देखो कि पद तो प्लस और माइनस से होंगे, ऐसे पद होंगे नहीं। ऐसे तो जैसे आपने यहाँ लिखा है 2 वर्गमूल 3, तो ये 2 पद नहीं एक ही पद। अगर इसका आपको प्रमेयीकरण करना है तो आपको यह वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा करना है, लेकिन इसमें पद है 2, तो वही यहाँ चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह लेते ऊपर नीचे गुणा कर दो, और गुणा करने पर जो नीचे गुणनफल आएगा उसमें वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। उसमें क्या होगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, दी गई अप्रमेय संख्याओं के हर का प्रमेयीकरण करेंगे।